तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसिड बेस की। अपने जीवन में हम अनेक क्रियाकलाप करते हैं। सभी क्रियाकलापों में कई प्रकार के महत्वपूर्ण पदार्थों का उपयोग करते हैं। अपनी आवश्यकताओं की हेतु अप्रत्यक्ष तथा अथवा प्रत्यक्ष रूप से हम पदार्थों पर ही निर्भर करते हैं, जिसमें आपका है एसिड, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जो आपका नीला लिटमस, अगर नीला लिटमस पेपर अगर आप टेस्ट करें और एसिड में डालें तो अगर नीला आपका लिटमस है तो उसे लाल कर देते हैं, एसिड कहलाते हैं। जब इन्हें जल में घोला जाता है तो यह वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। यानी आप इन्हें जल में जब घोलेंगे तो आपका H+ आयन देंगे, जैसे HCl। अगर आप इसे HCl को जल में घोलेंगे तो आपका H+ और Cl- देगा, यानी H+ आयन देगा, तो इसे एसिड बोलेंगे। अम्लों के प्रकार। अम्लों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला है कार्बनिक अम्ल। वे अम्ल जो जीवित स्रोतों से प्राप्त होते हैं कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं, जैसे एसिडिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल आदि। दूसरा है खनिज अम्ल। वे अम्ल जो आजीवित तथा खनिज स्रोतों से प्राप्त होते हैं खनिज अम्ल मिनरल एसिड कहलाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 आदि। तीसरा है ऑक्सी अम्ल। ऐसे अम्ल जिनमें अन्य तत्वों के अतिरिक्त हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होते हैं ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है। फॉस्फोरिक अम्ल आपका HNO3, इसमें भी आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, तो ऐसे अम्लों को ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। जल में H+ आयन दे सकने की क्षमता के आधार पर अम्ल दो प्रकार से वर्गीकृत किए जा सकते हैं। पहला होता है प्रबल अम्ल। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं एवं H+ आयन देते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं या स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं, जैसे HCl, HNO3, H2SO4 आदि। जब प्रबल अम्लों को अगर आप जल में घोलेंगे तो ये पूर्ण रूप से, यानी आपने जितना अम्ल डाला आपने पानी में, सारा का सारा आपका आयनित हो जाएगा। यानी सारा, अगर आपने HCl डाला है अगर पानी में, तो सारा का सारा HCl H+ और Cl- में आपका टूट जाएगा, तो सारा का सारा आयनित हो जाएगा। तो इन्हें प्रबल अम्ल या स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। दूसरा है दुर्बल अम्ल। वे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं एवं अल्प मात्रा में H+ आयन देते हैं दुर्बल अम्ल या वीक एसिड कहलाते हैं, जैसे एसिडिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल। ऐसे पदार्थ, ऐसे अम्लों को दुर्बल अम्ल कहते हैं। यानी अगर आपने इन्हें जल में घोला है तो जरूरी नहीं है कि आपका पूरा का पूरा आपका एसिडिक अम्ल है आपका पूरा का पूरा वियोजित हो जाए, आयनित हो जाए, तो ऐसे अम्लों को दुर्बल अम्ल कहते हैं। अम्लों के स्रोत। अम्लों को प्राकृतिक और औद्योगिक निर्माण दोनों विधियों से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल को खट्टे फलों से, नींबू से, नारंगी से, संतरा से और टमाटर से प्राप्त किया जाता है। औद्योगिक निर्माण में कच्ची शर्करा के किण्वन से। इसका जो उपयोग होता है खाद्य पदार्थों में, दवाओं के बनाने में, धातुओं को साफ करने एवं कपड़ा उद्योग में। एसिडिक अम्ल फलों के रसों से, सुगंधित तेलों से, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें औद्योगिक निर्माण में आपका सिरके से और एसिटिलीन से। इसका जो उपयोग होता है खट्टे पदार्थ बनाने में, एसीटोन बनाने में और विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल को प्राकृतिक स्रोत में दूध और दही से प्राप्त किया जाता है। औद्योगिक निर्माण में विभिन्न शर्कराओं से प्राप्त किया जा सकता है और इसका उपयोग फार्मास्यूटिकल में और कॉस्मेटिक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल जो कि आपका प्राकृतिक स्रोत है आपका लाल चींटियाँ, बिर्रे और बिच्छू से। अगर लाल चींटी अगर आपको काटती है तो आपके शरीर में फॉर्मिक अम्ल छोड़ती है। और इसका औद्योगिक में कार्बनिक मोनोऑक्साइड से प्राप्त किया जा सकता
किया जा सकता है और इसका उपयोग है गठिया की औषधि के निर्माण में, जीवाणुनाशक के रूप में, चमड़ा व्यवसाय में एवं रबड़ के स्कंदन में इसका प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका प्राकृतिक स्रोत है कशिश का तेल और औद्योगिक स्रोत है शीश कक्ष एवं संपर्क विधि से इसे प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग संचायक बैटरी बनाने में यानी बैटरी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, विस्फोटक निर्माण में, रंग एवं औषधि निर्माण में, पेट्रोलियम के शोधन में भी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत सोरा है और औद्योगिक स्रोत ओस्टबार्ड एवं बर्कलैंड आइल प्रकम से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग फोटोग्राफी में, अम्लराज बनाने में, अम्लराज जो कि आपका HNO3+ को 1:3 रेशियो में मिलाने पर अम्लराज का निर्माण होता है। औषधि एवं उर्वरक बनाने के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। बेंजोइक अम्ल घास, पत्ते व मूत्र से प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। औद्योगिक में बेंजोइल क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग दवा, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत है आपका सारेल के वृक्ष और औद्योगिक स्रोत है आपका सोडियम फॉर्मेट से इसे बनाया जाता है। इसका उपयोग है फोटोग्राफी में, चमड़े के व्यंजक के रूप में, कपड़ों की छपाई एवं रंगाई में, कपड़ों से स्याही के धब्बे हटाने के रूप में भी ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल जो आपका प्राकृतिक स्रोत है आपका फल है सेब, केला, संतरे का छिलका, आलू और गाजर। इसमें और इसका उपयोग किया जाता है सौंदर्य प्रसाधनों में, त्वचा की सुरक्षा में प्रयुक्त उत्पादों में। टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत में आपका अंगूर है, कच्चे आम और इमली। इसकी औद्योगिक निर्माण से मैलिक एनहाइड्राइड से प्राप्त किया जाता है और इसका जो उपयोग होता है बेकिंग पाउडर बनाने में, टार्टर क्रीम बनाने में। फिर आपका विटामिन सी जिसे एस्कर्बिक अम्ल भी बोला जाता है। इसका आपका आंवला, खट्टे फल इसके प्राकृतिक स्रोत हैं और औद्योगिक निर्माण में ग्लूकोज से प्राप्त किया होता है और इसका उपयोग प्रतिरोधक क्षमता के सुधार के लिए प्रतिओक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें आपके सबसे इंपॉर्टेंट आपके अम्ल हैं आपका एसिडिक सिट्रिक अम्ल, एसिडिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल और स्कर्बिक अम्ल। ये आपके जो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट अम्ल हैं और इनके प्राकृतिक स्रोत और सारे दिए गए हैं और ये हर पेपर में आते ही आते हैं, आपका कोई सा भी पेपर हो। अम्लों के गुणधर्म, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी अगर आप इस विलयन से अगर विद्युत को अगर गुजारेंगे तो यह करंट का फ्लो करेंगे। अम्ल अधिक सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। अगर अम्लों की किसी धातु के साथ क्रिया कराए जाएंगे तो हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेटों एवं धातु बाइकार्बोनेटों से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। अम्ल क्षारकों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अम्लों की जो प्रकृति होती है वो संक्षारक होती है, यानी आपने अगर अम्ल को किसी में अगर आपने डुबोया है तो उसे वो कोरिसिव कर देगी या धीरे धीरे गला देगी। अम्लों से जलना, प्रबल अम्लों जैसे H2SO4, HCl एवं HNO3 आदि को तनु करने के लिए सदैव अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाना चाहिए, जल को अम्ल में नहीं, क्योंकि यह अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी एक्जोथर्मिक होती है, जिस कारण अम्ल में जल मिलाने पर अम्ल छलककर बाहर गिर सकता है तथा हमें हानि पहुंचा सकता है अथवा हमारे कपड़ों या शरीर पर गिरने के कारण गंभीर रूप से त्वचा या कपड़ा जल सकता है।
अम्ल वर्षा साधारण वर्षा के जल में वायुमंडल की CO2 घुलने के कारण इसकी pH सामान्यतः 5.6 होती है, जो वर्षा के जल में H+ आयन मुक्त करती है। जब अम्लों की उपस्थिति के कारण वर्षा जल का pH मान 5 से कम हो जाता है, तो ऐसी वर्षा को अम्ल वर्षा कहते हैं। वातावरणीय वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड N2O या नाइट्रिक ऑक्साइड NO के रूप में वर्षा के जल में घुल जाते हैं एवं H2SO4 HNO3 का निर्माण करते हैं, जिससे वर्षा अम्लीय वर्षा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अम्ल वर्षा से मृदा की अम्लता बढ़ जाती है, जिससे पादपों तथा जंतु जगत को हानि होती है। अम्ल वर्षा, जैसे कि आपने देखा होगा, अम्ल वर्षा के कारण आपका ताजमहल है, उसका भी कलर धीरे धीरे सफेद से आपका पीलापन होता जा रहा है। तो ये अम्ल वर्षा काफी खतरनाक होती है। क्षारक क्षारक वे पदार्थ हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। यानी आप लाल लिटमस को किसी भी क्षारक पदार्थ में घोलेंगे तो वह नीला हो जाएगा। यदि यह जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, यानी OH- देते हैं, जैसे आपका NaOH। अगर आप इसे जल में घोलेंगे तो आपका Na+ और OH- आपका जो आयन है वो रिलीज होगा। यद्यपि सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते, यानी आप सभी अगर आप सभी क्षारकों को जल में घोलेंगे तो सारे नहीं घुलेंगे। जो जल में घुल जाते हैं उन्हें क्षार बोला जाता है। अतः सभी क्षार, जो सारे क्षार मतलब जो सारे जल में घुल गए, तो जो सभी क्षार होते हैं वो क्षारक होते हैं, यानी सारे को क्षारों को क्षारक कह सकते हैं। परंतु सभी क्षारक, यानी जो आपके क्षारक हैं, उन्हें अगर आप सबको जल में नहीं घोल सकते तो इसलिए वह क्षार नहीं होते। क्षारकों के गुणधर्म। क्षारक विद्युत के चालक होते हैं, यानी किसी भी आप क्षारक मटेरियल में भी अगर आप विद्युत का प्रवाह करेंगे तो वो अपने अंदर से गुजरने देगा। कुछ धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, यानी आप जब क्षारकों की अभिक्रिया धातु से कराओगे तो वह हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। तीसरा, ये अम्ल से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। आप अगर अम्ल और क्षारक की आप रिएक्शन कराएंगे तो लवण और जल बनते हैं। इनकी प्रकृति संरक्षक होती है। कुछ प्रमुख क्षारकों के स्रोत एवं उपयोग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसका जो प्राकृतिक स्रोत है चूने का पानी, और उसका उपयोग किया जाता है चूने की पुताई में, व्यंजक चूर्ण के निर्माण में, जल के मृदुकरण एवं अम्लों को उदासीन करने के लिए। यानी आपकी जो जल है, अगर आपका एसिड है, एसिडिक हो गया है, तो आप उसमें अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो आपका न्यूट्रल हो जाएगा। अम्लों को उदासीन करने में भी आपका प्रयोग किया जा सकता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका प्रयोग प्राकृतिक स्रोत है विंडो क्लीनर के लिए। इसका उपयोग एक प्रमुख प्रयोगशाला और अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका उपयोग साबुन से प्राप्त किया जाता है और पेट्रोलियम शोधन में, कागज उद्योग में, औषधि निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसका प्राकृतिक स्रोत भी साबुन है, यानी साबुन जब आप बनाते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी रिलीज होता है। उसका उपयोग किया जाता है CO2 एवं SO2 के अवशोषण में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, मृदु साबुन बनाने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सीटेट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। MgOH का होल ट्वाइस, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है, और जो इसका उपयोग किया जाता है वो प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग करते हैं। यानी कोई भी अगर आप इसे प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग करते हैं, और इसका उपयोग शुगर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। सूचक, ये सीटेट और इस वीडियो का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है, और इससे हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं सीटेट में।
आपका टोटल आपका 30 मार्क्स का आपका आता है, जिसमें आपका 20 मार्क का आपका कंटेंट आता है, 10 मार्क की आपकी पेडोलॉजी आती है। इस 20 मार्क में से 2 मार्क्स का हमेशा सूचक से आता ही आता है। और मैं अभी आगे क्वेश्चनों में डिस्कस करूंगा कौन से किस कैसे कैसे आप देख सकते हैं, कैसे कैसे आए हैं आपके क्वेश्चन, हर साल आते हैं। वे पदार्थ जिनका रंग अम्ल अथवा क्षारक को मिलाने पर परिवर्तित हो जाता है सूचक या इंडिकेटर कहलाते हैं। सूचक उदासीन पदार्थ भी हो सकते हैं, जैसे प्राकृतिक सूचक में आपका लिटमस, लाइके जिसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, हल्दी, चाइना रोज आदि, या कृत्रिम पदार्थ जैसे फिनोप्थलीन, मैथिल ऑरेंज आदि। कुछ सूचकों के अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों में उनके रंगों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है। जो हमने सूची है जिसमें कि आपके कुछ सबसे बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें आपका लिटमस, फिनोप्थलीन, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है सीटेट के लिए। और बाकी सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं और सारे सारे आपको किसी ना किसी पेपर में मिलेंगे। आप इंडिया के अंदर कोई भी पेपर दे रहे हैं तो इसमें जो मैथिल ऑरेंज है, अगर आप इसे किसी अम्लीय विलयन में डालेंगे तो ये लाल रंग प्रदर्शित करेगा। कोई विलयन है जो अम्ल है, यानी अम्ल में अगर आपने मैथिल ऑरेंज डाल दिया तो वह लाल रंग प्रदर्शित करेगा। अगर मैथिल ऑरेंज को आपने क्षारीय विलयन में डाला है तो वह पीला रंग हो जाएगा उस विलयन का। मैथिल रेड भी सेम है, अगर मैथिल रेड डाला है आपने अम्ल में तो लाल प्रदर्शित करेगा, और अगर आपने क्षार में डाला है तो वह पीला करेगा। लिटमस पेपर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लिटमस पेपर और जो कॉमन है और सभी जानते हैं कि अगर आप इसे लिटमस पेपर को अम्ल में डालेंगे तो यह लाल हो जाएगा, और अगर आपने क्षारीय ब्लड में डाला है तो यह नीला हो जाएगा। फिनोल रेड, अगर आप इसे अम्लीय विलयन में डालेंगे तो ये पीला दिखाएगा, और अगर आप क्षारीय में डालेंगे तो ये लाल दिखाएगा। फिनोप्थलीन ये सबसे जरूरी है सीटेट के लिए, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आप इसे अम्लीय विलयन में डालेंगे तो यह रंगहीन रहेगा, परंतु अगर आप इसे क्षारीय विलयन में डालेंगे तो यह गुलाबी हो जाएगा। इसी प्रकार चाइना रोज आपका अगर अम्लीय विलयन में होगा तो गहरा गुलाबी होगा, और अगर आप क्षारीय विलयन में चाइना रोज को डालेंगे तो ये हरा रंग प्रदर्शित करेगा। हल्दी का आपका पता ही है, अगर आपका अम्लीय है तो पीला दिखाएगा, अगर आपने क्षार में डाला है तो आपका लाल दिखाएगा। तो आपके लिए और से याद करने का सबसे आसान है कि आप पहले एक एक जैसे देख लें कौन कौन से हैं। आपका सबसे पहले मैथिल ऑरेंज और मैथिल रेड एक जैसे हैं, आपका दोनों में लाल पीला देते हैं। उसी के साथ साथ आप लिटमस आपका लाल देता ही देता है और क्षारीय में नीला देता है, ये कॉमन है, ये आपका सिंपल याद हो जाएगा। फिनोप्थलीन आपका एसिड में रंगहीन होता है और क्षारीय विलयन में गुलाबी होता है। और हल्दी का आप जस्ट अपोजिट कर दें, आप हल्दी के लिए आप जस्ट अपोजिट कर दें मैथिल ऑरेंज या मैथिल रेड का, ये जो आपका पीला दिखाएगा अम्लीय में और क्षारीय में लाल। जो सूचक होते हैं उदासीन पदार्थों द्वारा अप्रभावित रहते हैं। अगर आपने किसी भी उदासीन पदार्थ यानी आपका जिसकी पीएच 7 है, जो उदासीन मटेरियल है, अगर आपने सूचक उसमें डाला है कोई सा भी, मैथिल ऑरेंज, मैथिल रेड, लिटमस, फिनोल रेड, फिनोप्थलीन, चाइना रोज या हल्दी, कुछ भी डाला है आपने, अगर आपने उदासीन पदार्थ में, तो उसके उसके जो विलयन का रंग है बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होगा। पीएच पैमाना किसी पदार्थ के तनु जलीय विलयन की अम्लता या क्षारकता को मापने के लिए सोरेनसन ने एक पैमाना या स्केल विकसित किया जिस पर 0 से 14 तक संख्याएं अंकित रहती हैं। बहुत सी किताबों में 1 से 14 लिखा होता है, वो गलत लिखा होता है। इसका राइट आंसर यही है कि 0 से 14 तक संख्याएं अंकित रहती हैं। ये संख्याएं तनु जलीय विलयनों की अम्लता या क्षारकता को पीएच रूप में व्यक्त करती हैं। पीएच का मान अगर 7 होने पर विलयन उदासीन हो जाता है, 7 से कम है तो आपका अम्लीय विलयन को दर्शाता है, और 7 से अधिक है तो आपका क्षारीय विलयन को दर्शाएगा। यानी आपका एक, मैं अगर आप स्केल बनाऊं, ये 0 है, ये 7 हो गया और ये हो गया 14। यहां 0 से 7 तक अगर किसी की भी विलयन की, अगर आपकी पीएच 0 से 7 के बीच में है तो वह अम्लीय विलयन होगा। अगर कोई भी विलयन, किसी विलयन की
अगर पीएच 7 है तो वह उदासीन होगा, और किसी विलयन की अगर पीएच 7 से 14 के बीच में है तो वह क्षारीय विलयन कहलाएगा। उदासीनीकरण, जब किसी अम्ल तथा क्षार को मिलाया जाता है तो इनकी परस्पर क्रिया द्वारा लवण एवं जल का निर्माण होता है। यह क्रिया उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। इस क्रिया में अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार H+ अम्लों से प्राप्त तथा OH- क्षारों से प्राप्त आयन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की कास्टिक सोडा यानी जो क्षार है आपका NaOH से क्रिया करने पर सोडियम क्लोराइड यानी लवण तथा जल H2O का निर्माण होता है। जैसे आपका HCl + NaOH, तो ये NaCl + H2O का निर्माण होगा। यानी अगर मैं इसे और एक्सपेंड करके लिखूं, आपका H+ Cl- प्लस Na प्लस OH-, ये आपकी जो रिएक्शन होगी, आपका H जो है आपका इसकी तरफ चला जाएगा और Na इससे क्रिया करेगा, तो आपका Na प्लस Cl- एक आपके अपोजिट हैं, जुड़ जाएंगे। उसी के साथ साथ आपका H प्लस OH-, यानी आपके 2 H हो गए, ये H2O आपका जल का निर्माण होगा। यह क्रिया उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण, हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी क्रियाएं होती हैं जो अम्ल और क्षार के द्वारा उदासीकरण से बनती हैं। जिसमें पहला है आपका अपाचय। भोजन के पाचन के लिए आमाशय में, हमारे शरीर में आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। आमाशय में अम्ल के अधिक उत्पादन के कारण पेट में अपच या दर्द हो जाता है। ऐसी अवस्था में अम्ल के प्रभाव को उदासीन करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को प्रयोग किया जाता है। अगर आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार को आप करेंगे तो आपका नॉर्मल आपका न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस MgOH का होल ट्वाइस, आपका ये रिएक्शन होगी तो इसमें आपका MgCl2 प्लस H2O का निर्माण होगा, तो यानी न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा और आपका पेट आपका सही हो जाएगा। दूसरा है प्रतिअम्ल। चींटी काटने पर फॉर्मिक अम्ल त्वचा में छोड़ती है जिसके कारण जलन होने लगती है। काटे गए स्थान पर बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी आपका NaHCO3 का प्रयोग करने पर काटे हुए स्थान पर स्थित अम्ल को उदासीन करके आराम देता है। यानी आपने अगर चींटी ने काट लिया है आपकी बॉडी पे किसी भी जगह और आपने उस पर NaCO3 आपने लगा लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लगा दिया, तो वह आपका जो अम्ल है चींटी द्वारा छोड़ा गया फॉर्मिक अम्ल है वह आपका न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा और आपको जलन नहीं होगी। इसी प्रकार मिट्टी का उपचार, अधिक रासायनिक उपयोग के प्रयास से मिट्टी अम्लीय हो जाती है। रासायनिक आपने करा या अम्ल वर्षा के कारण अगर आपकी मिट्टी अम्लीय हो गई है जो कि पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त नहीं होती, मिट्टी को बुझे चूने, कैल्शियम ऑक्साइड या बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से उपचार कर उपयुक्त बनाया जाता है, उसे न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हैं। चौथा, औद्योगिक अपशिष्ट, फैक्ट्री वेस्ट। औद्योगिक अपशिष्ट आमतौर पर अम्लीय होते हैं, सही बात है, अगर आप ज्यादातर मोस्टली अम्लीय ही निकलते हैं, जो जलीय निकायों में मिलने पर जलीय जीवों को हानि पहुंचाते हैं। अतः इन्हें जलीय निकायों में मिलने से पहले इन्हें क्षार मिलाकर उदासीन कर देना चाहिए। यानी अगर डायरेक्ट नहीं करा तो आपका अगर ये जो औद्योगिक वेस्ट है आपका सीधे आपके किसी भी नहर में चला गया और अगर उसे किसी भी जानवर ने पी लिया उस पानी को, तो उसकी मौत हो सकती है। तो इसलिए आप
जब भी, और औद्योगिक, हर औद्योगिक ये करता भी है कि आपको अगर वो बाहर अपने वेस्ट को बाहर निकालता है तो उससे पहले उसका क्षार का ट्रीटमेंट करता है। मोस्टली हमें, अगर मैं बता दूं, NaOH का उपयोग करते हैं। NaOH काफी एकदम से न्यूट्रलाइज कर देता है और काफी अच्छा प्रोडक्ट होता है अगर किसी भी अम्लीय को अगर आपने न्यूट्रलाइजेशन करना है तो। लवण, किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण या साल्ट कहते हैं। इस क्रिया में लवण के साथ जल का निर्माण भी होता है। जैसे अम्ल है आपका HCl प्लस क्षार NaOH, दोनों मिलकर करके आपका लवण बनाएंगे, NaCl बनेगा, उसके साथ साथ जल H2O भी बनता है। अब है लवणों का वर्गीकरण। लवण निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, साधारण लवण, सिंपल साल्ट, वे लवण जिनकी प्राप्ति किसी अम्ल तथा क्षारक के पूर्ण उदासीनीकरण द्वारा प्राप्त होती है, साधारण लवण कहलाते हैं। जैसे NaCl, NH4Cl, Na2SO4 आदि। जो पूर्ण न्यूट्रलाइजेशन है, अगर आपने अम्ल और क्षार बनाए हैं और अगर पूर्ण न्यूट्रलाइजेशन हो गए हैं तो वो साधारण लवण कहलाते हैं। इसी के साथ साथ अम्लीय लवण, एसिडिक साल्ट, वे लवण जो दुर्बल क्षार द्वारा प्रबल अम्लों के उदासीकरण द्वारा प्राप्त होते हैं, लवण अम्लीय लवण कहलाते हैं। जैसे अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, मान लीजिए आपका H2SO4 है, और आपने जो क्षार है अगर वो मिलाया है, तो ये जो आपके जो पूरा जो विलयन है ये न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा। तो ऐसे जो आपके लवण बनेंगे, जो इससे उत्पाद बनेंगे, उन्हें अम्लीय लवण कहा जाता है। इसी के साथ क्षारीय लवण, बेसिक साल्ट, वे लवण जो दुर्बल अम्लों द्वारा कार्बनिक अम्ल द्वारा प्राप्त प्रबल क्षार के उदासीकरण द्वारा प्राप्त होते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट, ये आपका बेसिक रहता है, इसमें पूर्ण न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता। सोडियम एसीटेट, ये भी आपका क्षारीय लवण है। मुख्य लवण एवं उनके नाम। कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, इसका सामान्य नाम क्यूप्रिक सल्फेट पेंटाहाइड्रॉक्स, ब्लू ब्रिटिरोल भी बोला जाता है जिसे। आयरन सल्फेट FeSO4.6H2O, जिसे फेरस सल्फेट हेक्साहाइड्रेट, जिसे ग्रीन ब्रिटियोल भी बोला जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4.7H2O, इसमें H2O की 7 मात्रा होती है। तो मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, जिसे इप्सम लवण भी बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जिसे धावन सोडा भी बोला जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, जिसे बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, जिसे सारा नाम बेकिंग सोडा होता है। बेरियम क्लोराइड BaCl2.2H2O, बेरियम क्लोराइड हाइड्रेट, ये प्रमुख लवण है। अब बात करते हैं CTET में 2011 से 2019 तक आए गए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। ये आपका क्वेश्चन है दिसंबर 2019 में आया हुआ। निम्नलिखित में से कौन से मिलानों के सही क्रम को निरूपित करता है? आपका एसिडिक अम्ल सीधा मैं बता ही सका हूं कि आपका सिरके से प्राप्त होता है। लैक्टिक अम्ल दूध से और दही से प्राप्त होता है। ऑक्जेलिक अम्ल आपका पालक से प्राप्त होता है। और एस्कर्बिक अम्ल नींबू या वनस्पति से प्राप्त होता है। तो पहले का चौथा बिल्कुल सही है, तो ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिसंबर 2019 का ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन आए ही आए थे, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि 2 या 3, 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन, एक्स वह रसायन है जो हमारे अमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। हमारे शरीर के अमाशय में क्या निकलता है? आपका HCl, भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है, तथा एक्स अधिक में स्रावित होता है तो अपचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। वाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। ऐसी आपने पहले आपको डिफाइन कर चुका हूं, जो MgOH का होल ट्वाइस,
ये आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, ये न्यूट्रलाइजेशन के लिए किया जाता है। तो सबसे पहला इसमें एक्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं, आपका HCl है। हाइड्रोक्लोरियम बाई सोडियम कार्बोनेट नहीं, एक्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं। आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जो आपका एक्स है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और दूसरा बाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, तो इसलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चींटी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल प्राप्त होता है? मैं पहले ही बता चुका हूं, फॉर्मिक अम्ल। सारिका ने आसुत जल एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं। उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है? यह विद्युत का चालक है, यह विद्युत रोधी है, यह विद्युत रूप से कमजोर चालक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। विद्युत जो जल होता है आपका कमजोर चालक होता है, यानी अगर आपने प्रवाहित करेंगे तो धीरे धीरे जाने देगा। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास दो परखनलियां ए और बी है। परखनली ए में हल्दी का पेस्ट भरा है, जबकि परखनली बी में फिनोल्फ्थालीन का जलीय विलयन भरा है। इन दोनों परखनलियों में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालने पर इनमें भरे पदार्थ प्रदर्शित होंगे। यानी आपके पास दो परखनली हैं, ए और बी। एक में हल्दी भरी है, दूसरे में फिनोल्फ्थालीन भरी है। आपने दोनों में HCl डाल फिल कर दिया। आपने हल्दी में यानी आपने अम्ल डाल दिया। जो अम्ल है हल्दी विलयन में क्या होगा? आपका पीला ही दिखाई देगा। और आपका फिनोल्फ्थालीन में आपने फिनोल्फ्थालीन है, आपने उसमें अगर एसिड डाला है तो क्या होगा? कोई रंगहीन हो जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं, ए और बी दोनों लाल दिखाई देंगे? नहीं। ए लाल दिखाई देगा जबकि बी रंगहीन होगा? नहीं, ये गलत ऑप्शन लगाया है। ए में पीला रहेगा जबकि बी में गुलाबी दिखाई देगा, ए में पीला रहेगा जबकि बी रंगहीन दिखाई देगा। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ए पीला रहेगा जबकि बी रंगहीन रहेगा। टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में, सिट्रिक अम्ल पाया जाता तो ये नहीं होगा। आंवले में बिल्कुल सही है। कच्चे आमों में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, अंगूरों में भी आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास तीन परखंडियों ए बी सी में फिनोल्फ्थालीन विलयन है। यानी आपके पास तीन परखंडी हैं, ए बी सी, तीनों में फिनोल्फ्थालीन भरा है। परखंडी ए में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी आपने HCl, बी में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH और सी में आसुत जल यानी H2O की 2-3 बूंद प्रत्येक परखंडी में डालने के पश्चात यदि आप प्रत्येक परखंडी के विलयन के रंग का परीक्षण करें तो यह पाएंगे कि इन परखंडियों के विलयन के रंग इस प्रकार है। आपका फिनोल्फ्थालीन में आपने HCl यानी अम्ल डाला तो इसका रंगहीन रहेगा, ये रंगहीन हो जाएगी। अगर आपने NaOH यानी बेस डाला तो फिनोल्फ्थालीन आपकी गुलाबी हो जाएगी। अगर आपने औषध जल डाला यानी आपने न्यूट्रल डाला तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपकी रंगहीन ही रहेगी। तो इसका देख लेते हैं, पहला HCl रंगहीन होगा, ये ऑप्शन आपका नहीं आ गया, फीका हरा नहीं होगा। दूसरे इसमें बी गुलाबी होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए रंगहीन होगा, बी गुलाबी होगा और सी भी रंगहीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई छात्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन की एक बूंद पहले नीले लिटमस पेपर पर फिर लाल लिटमस पेपर पर पत्र पर डालता है तो यह परीक्षण करेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका यानी NaOH यानी बेस है आपका। अगर आपने इसे पहले नीले लिटमस पेपर पे अगर आप डालेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका बेस है और नीला लिटमस है तो नीला ही रहेगा। फिर लाल लिटमस पर डालोगे तो ये लाल लिटमस है आपका नीला हो जाएगा।
तो इसमें दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नीले लिटमस पत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है और लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी छात्र के पास हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है, हल्दी है, इस पेस्ट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में अलग अलग डालने पर यह किस रंगों में परीक्षण करेगा। आपके पास हल्दी है, हल्दी में आपने एक में HCl डाल दिया, दूसरे में NaOH डाल दिया। अगर आप HCl डालेंगे तो इसमें क्या होगा, HCl यानी अम्ल होगा तो पीला दिखाई देगा, और आपका NaOH यानी बेस होगा तो आपका लाल दिखाई देगा। तो देख लेते हैं सबसे इसमें कौन सा सही। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में गुलाबी नहीं होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नीला नहीं होगा, दोनों प्रकरणों में पीला नहीं होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पीला और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल रंग होगा। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों A, B, C तथा D ने सूखे लिटमस पत्र पर बेकिंग सोडा यानी आपका NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रगड़ा तो उन्हें निम्नलिखित अवलोकन प्राप्त होंगे। NaCO3 आपका लवण है, तो ये ना आपका एसिड है ना बेस है, ये कोई भी अवलोकन आपको नहीं देगा। तो इसमें पहले विद्यार्थी का नीले रंग में बदल जाता नहीं, कोई बदलाव नहीं, मगर इसका पहला ऑप्शन गलत है। कोई बदलाव नहीं, लाल, ये गलत है। नीले रंग में बदल जाता है नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं, बिल्कुल सही है। तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन डी जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलेनों के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति का निर्धारण करने के लिए एक विद्यार्थी परीक्षण के बाद निम्नलिखित परिणाम सारणी बनाता है। निम्नलिखित अवलोकनों में से सही रूप से सरणीकृत अवलोकन कौन सा है। NaCl आपका लवण है तो ये कोई परिवर्तन नहीं देगा, तो ये गलत है। चूने का पानी भी लवण है तो ये लिटमस पे कोई नहीं देगा। सिरका आपका एसिड है। लाल लिटमस पत्र पर रंग में परिवर्तन, कोई परिवर्तन लाल लिटमस पर होगा बिल्कुल। अगर आपने इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, मगर अगर आप इसे नीले लिटमस पर डालेंगे तो ये लाल को नीला कर देगा और ये अम्लीय होगा, तो ये भी गलत ऑप्शन है। कपड़े धोने वाला सोडा ये आपका बेस है, तो ये लाल लिटमस को नीला कर देगा, बिल्कुल सही है। नीले लिटमस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये क्षारीय होगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।